नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग और आज का हमारा मुद्दा है क्रिप्टो करेंसी। जी नहीं, हम आपको ये नहीं बता रहे कि आपको क्रिप्टो करेंसी में कैसे पैसे बनाने चाहिए या ये लीगल टेंडर कब तक घोषित हो जाएगा। इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। सरकार की तरफ से जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आते हैं तब तक यहाँ पर कानूनी मान्यता पैसे लगाने को लेकर नहीं दी गई है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो क्रिप्टो के एड्स देखकर इसमें पैसे लगाने का निर्णय ले लेते हैं, तो आपके लिए ASCI किस तरह की गाइडलाइंस लेके आने वाला है और आपको इन भ्रामक विज्ञापनों से कैसे बचाने वाला है। क्या है पूरा मुद्दा, कौन है हमारे आज के खास मेहमान, आपको बताएं उससे पहले ये खबर जान लीजिए। क्रिप्टो करेंसी कमाई का फिलहाल एक बेहतरीन जरिया नजर आ रहा है। कम से कम टीवी और बाकी जगहों पर क्रिप्टो के विज्ञापनों को देखकर तो यही लगता है कि क्रिप्टो में निवेश कर आप चंद ही दिनों में अपना पैसा कई गुना बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते तो आपकी ये सोच काफी हद तक सरकार की सोच से मेल खाती है। यही वजह है कि सरकार क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल में क्या होगा, सरकार कैसे इसकी मॉनिटरिंग करेगी, सरकारी नियम आने के बाद क्या क्रिप्टो में निवेश बदस्तूर जारी रहेगा, जितना फायदेमंद क्रिप्टो फिलहाल अभी दिख रहा है क्या बाद में भी ऐसा ही होगा, जैसे तमाम सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हैं। सरकार क्या करने वाली है, इन कयासों के बीच खबर यह मिल रही है कि वजीर एक्स, कॉइन DCX और कॉइन स्विच कुबेर जैसे क्रिप्टो करेंसी की एक्सचेंज ने ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल यानी BACC के जरिए सरकारी नियम आने से पहले खुद के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की पहल की है। दूसरी ओर क्रिप्टो के विज्ञापनों के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI की गाइडलाइंस भी फाइनल होने की बात कही जा रही है। बहुत ही जल्द इनका ऐलान हो सकता है, यानी क्रिप्टो में निवेश करने वालों को कंपनियां विज्ञापनों के जरिए लुभाने से ज्यादा इसके बारे में सही जानकारी देने का काम करेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट और ASCI की गाइडलाइंस करीब करीब एक जैसी है। ASCI इन गाइडलाइंस को तय करने के लिए सरकार समेत कई स्टेक होल्डर्स से भी बात कर रही है। फिलहाल जिन बातों पर विचार कर रही है वो इस तरह है। विज्ञापन में क्रिप्टो एक्सचेंज को क्रिप्टो में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने, भारत में इसके लीगल टेंडर ना होने और सरकारी रेगुलेशन ना होने की बात साफ तौर पर अपने निवेशकों को बतानी होगी। विज्ञापन में निवेश किए जाने के बाद कितना रिटर्न मिलेगा इसका जिक्र नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन में डिस्क्लेमर के लिए एक तय बजट होगा। प्रिंट विज्ञापन में 20% हिस्सा और टीवी एड में कुछ सेकंड का डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा। एक्सचेंज को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निवेशकों को विज्ञापन निवेश की सलाह जैसा न लगे और जोखिम की बात अच्छी तरह समझ में आए। कस्टमर्स के हितों की रक्षा के लिए बनाए जा रहे ये नियम कब से लागू होंगे ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इनके लागू होने के बाद क्रिप्टो के निवेश पर असर पड़ना तय है। ET नाउ स्वदेश। चलिए, तो किस तरह की गाइडलाइंस आने वाली है और जो बड़े सवाल हैं उसकी ओर हम रुख करते हैं। क्या विज्ञापनों के लिए गाइडलाइंस बना देने से सारी समस्या क्या सुलझ जाएगी? क्या क्रिप्टो एक्सचेंज गाइडलाइंस को मानेंगे? इतना ही नहीं, क्या सच में विज्ञापन कस्टमर्स को क्रिप्टो के बारे में सारी क्लैरिटी दे पाएंगे? ये है हमारे मुख्य बड़े सवाल जिन पर आज हम फोकस करने वाले हैं और हमारे साथ 3 पैनलिस्ट भी हैं। ASCI स्पेशल इनवाइटी पारितोष जोशी, क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना और कॉइन क्रंच इंडिया के फाउंडर नैमिष संघवी। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। पारितोष जी, आपसे होगा पहला सवाल। तो जो भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आजकल हम देख रहे हैं, लगातार हमें क्रिप्टो एड्स में दिखाई दे रहे हैं और लोगों को एक तरह से बोल रहे हैं कि कैसे आपको पैसे कमाने का मौका मिलेगा और ये क्या नया तरीका हो सकता है आपके मुनाफे को बढ़ाने का। अब इन सब पर क्या रोक लग जाएगी? किस तरह से ये विज्ञापन भ्रामक है? मैं एक बात बिल्कुल शुरू में स्पष्ट करना चाहता हूं, ये स्पष्टीकरण जरूरी है कि मैं ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल के आधिकारिक रूप से मैं प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता हूं। तो मैं जो भी आपसे कहने वाला हूं ये मेरे निजी विचार हैं और ये मतलब ये जरूरी है कि मेरा भी एक डिस्क्लेमर हो जाए। जो भी मैं बात कहने वाला हूं ये ASCI की आधिकारिक बात नहीं है, ये मेरी अपने निजी विचार है। आपने कहा सही है। अच्छा, तो जहां तक कि ये आपका जो कोड के बारे में सवाल रहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कुछ असर होगा,
मैं आपको मिसाल कहीं और से देना चाहता हूं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल का क्षेत्र यहाँ से सीमित नहीं होता है। हमारा विशाल क्षेत्र है, हर एरिया की एडवर्टाइजिंग के ऊपर हम अपनी नजर बनाए रखते हैं। और आज हमें, हमारे लिए, मतलब एस्की के लिए और शायद पूरे देश के लिए ये एक हर्ष की बात है कि जो भी निर्णय एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल का, कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल, हर महीने में 4 बारी मीटिंग्स होती हैं, वहां पे जो ली जाती हैं, उनका कंप्लायंस आज 95% से ज्यादा है। यानी कि चाहे लोग हमारे सदस्य हो ना हो, साधारण रूप से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं हमारी कमेटी के द्वारा, उनका स्वीकार किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा भी किया जा रहा है, एडवर्टाइजर के द्वारा भी किया जा रहा है और एजेंसी के द्वारा भी किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जैसे कोड का नया चैप्टर आएगा वो लागू होगा, मेरा ये पूरा विश्वास है कि जैसे कि हमें पहले भी कंप्लायंस मिलता रहा है, हमें जो एडवर्टाइजर्स हैं और एजेंसीज हैं उनका कोऑपरेशन मिलता रहा है, वो आगे भी चलेगा। ये एक नई कैटेगरी है, इसके अपने नए मसले हैं, लेकिन वी विल हैंडल देम। और मुझे पूरा मतलब ये विश्वास है कि ये जो इसकी आगे का सफर है उसमें हम जो एडवर्टाइजर और एजेंसीज हैं उनके साथ में पार्टनर्स बन के रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर कड़ी नजर बनाए रहेंगे। अजीत जी, आपसे बात करते हैं। जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है ना, आपका चेहरा अपने आप जहन में आ जाता है, क्योंकि आप सब जगह क्रिप्टो को लेकर काफ़ी समझाइश देते हैं लोगों को, इसमें सही तरह से पैसे कमाने के नुस्खे बताते हैं और बेसिकली इसको अब इन्वेस्टमेंट कहें या जरिया कहें पैसा कमाने का, इसकी बारीकियों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि जो विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं, फिलहाल आप भी देखते होंगे, किस हद तक भ्रामक है? यही सवाल आपसे भी। भ्रामक तो जरूर है, क्योंकि जब मैं भी विज्ञापन देखता हूँ, कई कुछ विज्ञापन देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कह रहे हैं कि भाई पैसे डालो और आप बहुत अमीर हो जाओगे। ये बिल्कुल गलत है। ना क्रिप्टो के एक्सचेंजेस को करना चाहिए ऐसा, ना म्यूचुअल फंड को करना चाहिए, या किसी भी प्रकार का निवेश का इंस्ट्रूमेंट उसको नहीं करना चाहिए। दूसरे जो सब है, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड कहा, उनके लिए गाइडलाइंस है जो सेबी ने डाली है, एस्की ने भी बनाई है। तो इस प्रकार की गाइडलाइंस जरूर क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए भी होनी चाहिए, और क्रिप्टो एक्सचेंजेस को इसकी समझ है। हो क्या जाता है कि इस समय सारे प्रतिद्वंदी हैं, तो हालांकि उनकी अपनी कमेटी है, काउंसिल है, जिसका आपने नाम जिक्र किया था, मगर जब तक वो काउंसिल इंप्लीमेंट नहीं करेगी, जैसे एस्की ने कहा हम कड़ी नजर बनाए रखेंगे, जब तक उस पर कड़ी नजर नहीं बनाई जाएगी तो कोई ना कोई आकर ऐसी भ्रामक ऐड दे ही देगा। बिल्कुल। नैमिष, देखिए, अब केवल भारत ही नहीं है, हम देख रहे हैं यूके, स्पेन, सिंगापुर, तमाम देश हैं जो क्रिप्टो एड्स पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि बतौर एक्सचेंज आपने किस तरह के सुझाव दिए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये एक तरह का कोलैटरल ही है जो साथ में बैठकर दोनों पार्टियों को बैठकर एक बीच का रास्ता निकालना होगा और सही तरह की गाइडलाइन निकालनी होगी जो कि आगे चलकर इशू होंगी और लोगों को ये समझ में आएगा कि क्रिप्टो में आखिर पैसे कमाने का सही तरीका क्या है। किस तरह से आपने इस पर बातचीत की है और आपसी मतभेद भी अगर हुए हैं तो बताएं हमें। क्रिप्टो को फेमस करने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये एसेट क्लास भी नहीं बोल सकते, इसको इन्वेस्टमेंट भी नहीं बोल सकते, पैसे कमाने का जरिया ही भले बोल दे। इसको लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, रुचि है, तो इसमें पैसे लगाने से आपको मुनाफा होता है, घाटा होता है, ये लोग जानते हैं, लेकिन एड्स जो हैं कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर देते हैं, और जब आपके सुपरस्टार्स भी इस तरह की प्रमोशन करते हैं ना, तो इंप्रेशन अलग आती है आपके जहन में। तो मुझे बताएं किस तरह से बातचीत हो रही है और क्या क्या बातें टेबल पर रखी गई हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। जी, मैं भी एक बार ये डिस्क्लेमर दे दूं कि कॉइनक्रंच एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम न्यूज़ शेयर करते हैं, रादर देन कि हम मतलब एक्सचेंजेस के साथ डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए एज एन एडवाइजरी, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं का डिसीजन होता है। बट जो बातचीत आप जैसे मुझे पूछ रहे हो, तो मैं तो मेरे साइड से तो यही सजेशन गया है कि आप एजुकेशन, आपके पास 30 सेकंड है एडवर्टीजमेंट करने के लिए, आप 30 सेकंड में ये मत बताइए कि कितना आसान है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना, बल्कि ये बताइए कि क्या क्या रिस्क भी हो सकते हैं इसमें इन्वेस्ट करने के साथ, और किस तरह से आपका प्लेटफॉर्म उन रिस्क से उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर कर सकता है तो। सो अगर आप ये बात करते हो ऑडियंस से,
कि आपका, जैसे कि आपने बोला कि क्रिप्टो को पॉपुलर करने की जरूरत नहीं है, पॉपुलर वो ऑलरेडी है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म पे किस तरह से सेफ्टी ला सकते हो ये एडवर्टाइज करते हो, तो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन मिल जाता है इन्वेस्टर को कि उन्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो सेफ्टी उनको क्या रखनी चाहिए, वो उनको ध्यान में रहेगा और उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कर सकते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट्स जो मैंने आगे रखा था। दूसरा है कि आप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को मेन स्ट्रीम में लेके आते हो, तो उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का बैकग्राउंड में आप बड़े इंटरव्यूज भी करें। आजकल हम देख रहे हैं 30 सेकंड की एड टीवी पे आती है, लेकिन 5 मिनट का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो उनकी भी वही पॉपुलैरिटी होती है। उन एक्टर्स को लाइए और उन एक्टर्स से ही ये मैसेज सेंड करिए कि ये कितना रिस्की है एज एन इन्वेस्टमेंट, और एडवर्टीजमेंट में सारा मैसेज नहीं पास हो सकता, इसलिए ये वीडियो भी बनाया जाना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स जो मैं सोचता हूँ अपने साइड से कि ये एक्सचेंजेस को करना चाहिए। रमेश, आपसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए क्रिप्टो उस तरह की एज ग्रुप को अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहा है जिसको हम मिलेनियल्स कहते हैं। साफ बात है, सही बात है कि आप जब क्रिप्टो के ऐड दिखाएं तो उसमें उसका रिस्क फैक्टर ज़रूर मेंशन करें और ज़्यादा रिटर्न कमाने के लालच को हाईलाइट ना करें। लेकिन आपको लगता है कि मिलेनियल्स और जो यंग बच्चे हैं जो क्रिप्टो की ओर ज़्यादा आकर्षित है, वो इस तरह की चीज़ों को मानेंगे? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, और मैं ये बार बार बोलता हूँ कि कोविड-19 ने एक तरह से हमें ये अंदाजा दिला दिया कि इन्फ्लेशन किस हद तक बढ़ सकता है और किस हद तक लोगों को पैसे की कमी हो सकती है। और आज की जो यंग जनरेशन है, हम ऐसी दुनिया में मतलब उठ रहे हैं कि जहाँ पे सब कुछ इमीडिएटली चाहिए, खाना इमीडिएटली मिल रहा है, वीडियोस इमीडिएटली मिल रहे हैं, तो उसमें उनको पैसा भी इमीडिएटली चाहिए। इसलिए जो है, मुझे लगता है कि जो यंगर जनरेशन है, जो मिलेनियल या जेनजी है, वो क्रिप्टो में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये जल्दी से जल्दी इसमें अमीर बन जाएंगे। और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि स्टॉक मार्केट या गोल्ड या वो सब, वो उन्हें उतना इंटरेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें इतनी जल्दी वेल्थ बिल्डिंग उनको दिख नहीं रही है। हो या ना हो ये नहीं बात करते, लेकिन उनको दिख नहीं रही है उसमें वेल्थ बिल्डिंग। तो मेरा ये जरूर मानना है कि रिस्क टेकर जनरेशन जो है वो मिलेनियल और जेनजी है, तो वो रिस्क लेना चाहती है और जल्दी पैसा कमाना चाहती है, इसलिए वो क्रिप्टो की तरफ आकर्षित हो रही है, जैसे आपने एग्जैक्टली बोला। और यही जनरेशन जो है वो भी रिस्क ले सकती है, किसी ओल्डर जनरेशन को रिस्क नहीं लेना चाहिए इतना, ये मेरा मानना है। सो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग कि आज की जनरेशन अगर क्रिप्टो में जाना चाहती है तो, और वो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करती है, बट ये जरूर है कि उनको वेल्थ जल्दी बनानी है, और इसके पीछे का रीजन बहुत सारे फैक्टर्स है, और क्रिप्टो ही एक अभी इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो ये प्रॉमिस करता है, अनफॉर्चुनेटली। एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं आप अजीत जी। इसी बात को हम आगे ले जाते हुए, देखिए प्रिंट विज्ञापनों की बात हो रही है, टीवी और ब्रॉडकास्ट विज्ञापनों की बात हो रही है। अजीत जी, सिगरेट के डिब्बे पर भी आपको वार्निंग दी हुई होती है कि इससे कैंसर हो जाता है। फिल्म देखने जाते हैं तो हम वो एड भी देखते हैं जो कि तंबाकू आपको कैंसर का एक वजह बन सकता है। ये सब हम देखते हैं, लेकिन फिर भी देखिए स्मोक करने वाले तो करते ही हैं। अब किस तरह से इन एड्स को बनाया जाए ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि इसमें पैसे कमाने का तरीका क्या है, बिकॉज ये एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी कारोबारी हो, वो डिसाइड करेगा कि उसने ऐड में क्या बनाना है। जो स्टैंडर्ड्स काउंसिल है, चाहे बीएसईसी हो चाहे एस्की हो, उनका काम है कि देखो भाई आप ये नहीं कर सकते और ये आपने जरूर करना है। जैसे डिस्क्लेमर देना है, ये लिस्ट ऑफ थिंग्स देनी है। जैसे म्यूचुअल फंड कहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर फ्यूचर परफॉर्मेंस होगी, आप ऐसा मत समझिए। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हाँ, सिगरेट का एग्जाम्पल दिया आपने, या जैसे मैंने म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल दिया, वो किस हद तक काम करता है ये बात अलग है, मगर कम से कम अंधेरे में ग्राहक को रख के, कि ग्राहक को किसी तरह ये बता दो कि क्योंकि बहुत ही फेमस फिल्म स्टार आपको बोल रहा है कि यहाँ पे पैसे बन जाएंगे, तो उनको तो पता होगा, वो तो बड़े फिल्म स्टार है, वो तो ठीक ही बोलते होंगे। साथ साथ अगर वो फिल्म स्टार को आप मॉडल के लिए यूज कर रहे हो, जो कि उनका हक है, साथ में आप ये भी बता दीजिए कि ये इस समय रेगुलेशंस नहीं आए हैं, इसके कानून पूर्ण रूप से नहीं भरे हैं, वगैरह वगैरह, ये बताना जरूरी है।
बिल्कुल, लेकिन एक बार यहाँ पर कानून बने तो हमें एड्स को भी सीमित दायरे में बनाने में या रिस्ट्रिक्ट करने में सहायता मिलेगी। लेकिन पारितोषी, सवाल ये है कि किन किन पैमानों को यहाँ पर देखा जा रहा है जहां तक एड बनाने की बात है और गाइडलाइंस लाने की बात है। अगर मैं प्रिंट की बात करूं, ब्रॉडकास्ट की बात करूं, किन किन एस्पेक्ट्स को यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है? मीडिया, विशेष मीडिया के ऊपर मतलब ऐसा कोई खास गौरतलब सिर्फ इतना ही होता है कि आपको अगर प्रिंट में करना है तो उसमें डिस्क्लेमर कितना बड़ा होना चाहिए, उसका पॉइंट साइज कितना हो। नहीं तो जो नियम जो बनते हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल के, वो किसी भी मीडिया के लिए इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। मतलब वो अलग अलग नहीं बनते हैं, एक ही नियम बनता है, वो सारे मीडिया के लिए एप्लीकेबल होता है। अब क्या इसमें होने की संभावना है, क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे? तो पहली बात जो है, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, जैसे अभी निमित जी इसने भी कहा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये पूरा उनका एक स्टेटमेंट हर एड में आना अभी अनिवार्य कर रखा है, सेबी के नियम है। तो उस प्रकार का एक स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क्लेमर मेरे हिसाब से तो निश्चित रूप से बनेगा। उसमें एग्जैक्टली उसकी कंटेंट्स क्या होंगी, ये विषय अभी भी चर्चा का है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जहां तक मेरी समझ है, मतलब ये चेंज हो सकता है बहुत जल्दी से, लेकिन ये अभी भी जो कोड का चैप्टर जो बन रहा है वो अनाउंस करने के लिए रेडी नहीं है। उसमें अभी भी कुछ चर्चा के मसले चल रहे हैं, मिनिस्ट्री से इन्वॉल्व है और आरबीआई से भी बातें हो रही हैं। तो ये तुरंत मतलब 1-2 दिनों में आएगा ऐसे मैं नहीं मानता, लेकिन डिस्क्लेमर उसमें जरूर हो रही है। क्या अगर आप उसको समझा सकें तो पारितोष जी। अगर मैं क्या, आपने कहा, मैं समझ नहीं पाया किस तरह के मुद्दों पर अभी भी चर्चा हो रही है। वो मैं कह रहा हूं कि डिस्क्लेमर कैसे एग्जैक्टली होने चाहिए, उसका समय कितना होना चाहिए टीवी के लिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए प्रिंट के लिए। क्योंकि चक्कर ये हो जाता है ना कि आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट अगर वो डिस्क्लेमर इतना लंबा चौड़ा हो कि उसमें फाइनली उस विज्ञापन की कोई जगह ही नहीं बचती हो, तो जो विज्ञापन दाता है वो कर क्या रहा है, वो उसका कम्युनिकेशन कहाँ है। जैसे आपके बाकी दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि विज्ञापन का अभी काम एजुकेशन का होना चाहिए, कि इसके बारे में लोगों को कुछ समझ आए, तो उसका मतलब शिक्षा का ये विषय है। पर्टिकुलरली जो नौजवान लोग हैं, जो जेन जी के लोग हैं, जो ज्यादा रिस्क टेकिंग हैं, लेकिन ये भी ना हो कि वो उनकी लालच में ऐसी कुछ चीजें कर जाएं जो अल्टीमेटली उनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो। तो हमें ऑडियंस के लिए, विशेष जो ऑडियंस ये है जो नौजवान लोगों का है, सबसे नई पीढ़ी का है, उनकी संवेदनाएं, उनके इमोशंस, वो भी उसकी भी मतलब एक तरह से पड़ताल करके ये समझाना पड़ेगा कि आप ये दायरे के अंदर रहिए। जैसे कि हमारे कोड के अंदर ऑलरेडी फूड प्रोडक्ट्स में बच्चों को जो विज्ञापन किए जाते हैं उसमें कैसे भ्रम पैदा हो सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण लूंगा कि फ्रेश फ्रूट वर्सेस कैंडी, तो उसमें आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि कोई शुगर कैंडी को आप फ्रेश फ्रूट से सुपीरियर दिखाएं कि इसमें विटामिन सी हमने डाला हुआ है, इसमें फलाना न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अब ऑरेंज खाने की क्या जरूरत। ऐसा विज्ञापन एस्की के कोड में वो नहीं बैठ पाता। तो इसी तरह से हमने मतलब विशेष जो ऑडियंस है उसकी सेंटिमेंट्स या उसकी संवेदनशीलता को समझकर ये कोड में जरूर ये स्टिपुलेशंस आएंगे। और ये रिस्क एपिटाइट जिसकी बात आपके बाकी पैनलिस्ट ने भी की, ये बड़ी खतरनाक चीज है, क्योंकि ये रिस्क एपिटाइट में ये अभी एक तरह से नाबालिग लोग हैं, बच्चे हैं, तो वो ऐसा कुछ ना कर बैठे एडवर्टाइजिंग को देखकर, विज्ञापन को देखकर, कोई फिल्म स्टार को देखकर, जिसका उनको मोल बहुत बड़ा भुगतना पड़े। तो इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये सारे विषय जो हैं अभी चर्चा पर हैं, लेकिन इनको खास रूप से, विशेष रूप से इन चीजों के ऊपर डेफिनेटली एस्की का और रेगुलेटर्स का इस पे मेरे हिसाब से फोकस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अजीत जी, दुनिया भर में क्रिप्टो एड्स को लेकर किस तरह से तमाम सरकारें कदम उठा रही है, इसके बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है जो आप साझा कर सके, और क्या उसी के बेसिस पर हम भारत में भी कुछ होता हुआ देखेंगे क्या?
चीजों का मेरा एक्सपोजर रहा है, क्योंकि मैंने क्रिप्टो करेंसी में विश्व भर में काम किया है। पहला ये होता है कि कुछ देशों ने ये कदम लिया है, जो कि आज से समझो 4 दिन पहले सिंगापुर ने भी लिया है, कि क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस हैं उन्हें विज्ञापन देने की अनुमति ही नहीं होगी। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, अपने ऐप में, अपने वेबसाइट में जरूर कर सकते हैं, मगर मीडिया में और सोशल मीडिया में अपने हैंडल्स के बाहर कर ही नहीं सकते। तो एक तरीका ये रहा है। दूसरा ये रहा है कि जहां पर क्रिप्टो करेंसी को डिफाइन किया गया है कि ये कमोडिटी है, कि इन्वेस्टमेंट क्लास है या गुड है या क्या है, तो वहां पर अगर वो कमोडिटी है तो कमोडिटी के एडवर्टाइजिंग के जो रूल्स होते हैं वो सारे उस पर लागू हो जाते हैं। और तीसरा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, जिसकी आज अब तक हमने बात नहीं की, वो ये है कि जो फॉरेन कंपनीज होंगी क्रिप्टो वाली, और वो इंडिया में एडवर्टाइज कर रही हैं, जिनको कि अगर रेगुलेशन आने के बाद भी हम शायद रेगुलेट नहीं कर पाए, तो उन पर क्या नियम लागू होंगे। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में अक्सर ऐसा होता है कि आप एक कंट्री में इनकॉर्पोरेट होते हैं, आप दूसरे कंट्री में जाके ऐड देते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा विषय रहेगा, क्योंकि ऐसा अगर हो गया कि जो भारतीय कंपनी है उन पे आपने सारे नियम लगा दिए और जो विदेशी एक्सचेंजेस है वो आकर इधर कुछ भी कर रही हैं, तो उसमें भी बड़ी तकलीफ हो सकती है। और भारत में हमने ऐसा नहीं देखा अब तक, लेकिन मैंने अन्य देशों में ऐसा होते हुए देखा है। तो ऐसे में किस तरह के नियम हैं जो आपको लगता है कि भारत में लागू होने चाहिए, जो आपने दुनिया भर में देखे हैं, अजीत जी? मुझे लगता है कि सबसे पहले जैसे हमने म्यूचुअल फंड और उससे रिलेटेड जैसे पीएमएस वगैरह जो सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं, जो कि आपको रिटर्न्स प्रॉमिस करती हैं, लेकिन वेरिएबल रिटर्न्स, यानी कि बैंक एफडी नहीं बल्कि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड हो गया। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन गाइडलाइंस है उनके लिए। वो किस प्रकार से प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड जब बताती हैं, जब 1 साल से ज्यादा होता है तो एनुअलाइज बताना होता है, 1 साल से कम होता है तो पॉइंट टू पॉइंट बताना होता है, ये सारी चीजें सेबी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी है। और उनको ये बताना होता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा होगा। और जो जो रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे आईपीओ होता है उसके जितने रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो की रिस्क फैक्टर्स वो डिस्प्ले किए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये नियम ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है, क्रिप्टो के लिए नहीं, अन्य निवेश के साधनों के लिए, और उन्हें क्रिप्टो में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, ये तो खैर सेबी एक सख्त और स्पष्ट रेगुलेटर भी है, और एक बार आपके ऊपर एक रेगुलेटर बैठ जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लैरिटी मिल ही जाती है कि आगे किस तरह से क्रिप्टो या किसी भी इन्वेस्टमेंट एसेट की अगर मैं बात करूं उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि इन एड्स का जो प्रभाव है ना, वो ज्यादा तब पड़ता है जब इसके साथ कोई सेलिब्रिटी जुड़ जाता है। और नमिश, क्योंकि हम उस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं जो कि रोल मॉडल की तलाश में होते हैं, अपने आइडल्स की तलाश में होते हैं, इस तरह के भ्रामक एड्स जब सेलिब्रिटीज करते हैं तो कितने नफा नुकसान की बात है? एक्सक्यूज मी, हाँ, आपने जो सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हो ना, उससे एक तो हो गए कि आप टीवी पे आपके बड़े स्टार्स जो है वो सेलिब्रिटीज जो है वो ऐड कर रहे हैं, और दूसरा जो है वो आपने जैसे बोला कि आजकल की जनरेशन जो रोल मॉडल की तलाश में वो सोशल मीडिया पे होते हैं, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पे, और वहां के इन्फ्लुएंसर्स भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ मिलके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों केसेस में ना जो टीवी पे ऐड आते हैं उसमें ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसमें लिमिट आ जाती है, आपकी समय की पाबंदी आ जाती है, और आप सिर्फ एक छोटा सा डिस्क्लेमर दिखा सकते हो। तो उस केस में जो सेलिब्रिटीज है, मुझे लगता है कि वो एक थोड़ा सा मतलब गलत मैसेज सेंड कर देता है। और जो सोशल मीडिया है उस पे सेलिब्रिटीज अगर अपना समय निकाल के रिस्क फैक्टर्स नहीं दिखा रहे, तो ये ओनस उन पे जाता है कि वो, या जो इन्फ्लुएंसर्स है वो अगर रिस्क नहीं बताते, तो देन आई थिंक कि उस केस में आपको वी शुड होल्ड द सेलिब्रिटीज अकाउंटेबल कि आप लोग ये जो प्रमोट कर रहे हो, आप उनके साथ उसके रिस्क क्यों नहीं बता रहे हो। लेकिन टीवी का मतलब ये जो ब्रॉडकास्ट एडवर्टीजमेंट है या प्रिंट एडवर्टीजमेंट है, उसमें हमारे हाथ बन जाते हैं। पर मैं जरूर ये कहूंगा कि सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज को पूरी तरह से एजुकेशन शेयर करना चाहिए, बिकॉज जो फॉलो कर रहे हैं उन्हें वो सुनेंगे ही उनकी बात, तो क्यों उनको मिसलीड करना, और क्यों ना उनको एक्चुअल में एजुकेट किया जाए क्रिप्टो करेंसी के बारे में और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के बारे में। जहाँ तक सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की बात है या सेलिब्रिटी का किसी ब्रांड के साथ जुड़ने की बात है ना, तो हम लगातार देखते रहते हैं परितोष जी, यहाँ पर कंट्रोवर्सी तो रहती ही है। जहाँ तक क्रिप्टो की बात है, क्या गाइडलाइंस में कुछ ऐसा निकल कर आएगा जहाँ पर इन सेलिब्रिटीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा अगर वो आगे चलकर भी इसको प्रमोट करें या इसके साथ अपना नाम जोड़ें?
एक्चुअली इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस एस्की की ऑलरेडी मौजूद हैं, और ये खुशी की बात है कि वो किसी भी कैटेगरी के बारे में बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट एक ही है। सेलिब्रिटी गाइडलाइंस, इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस, ये एस्की की ऑलरेडी बनी बनाई है, और उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आप कहते हैं कि आपके अनुभव के बेसिस पे आप ये कर रहे हैं, तो आपको ये अनुभव का हमें सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप ये आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि ये आपका निजी अनुभव है। तो ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो या फाइनेंशियल सर्विस के प्रोडक्ट हो या क्रिप्टो हो, अगर आप उसके लिए वाउच कर रहे हैं, आप उसके एडवोकेट बन रहे हैं, आप उसके लिए स्पोक्समैन बन रहे हैं, तो आपको वो गैर जिम्मेदाराना तौर पे नहीं कर सकते, उसकी आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और वो लीगल डॉक्यूमेंट बेसिस पे लेनी पड़ेगी। तो इन्फ्लुएंसर्स के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में कुछ कहा, तो उसको भी उसमें डिस्क्लेमर में ये स्पष्ट रूप से कहना पड़ेगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कमर्शियल अरेंजमेंट। तो ये गाइडलाइंस ऑलरेडी हमारी बहुत सारी कैटेगरीज में रेलेवेंट होती हैं, स्किन केयर, फेयरनेस प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारी कैटेगरीज में सेलिब्रिटीज ने, फूड प्रोडक्ट्स, ये सारी कैटेगरीज में सेलिब्रिटीज बड़े सालों से इन्वॉल्व हैं, और उनके ऊपर जो आप नकेल की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले से वो उनके ऊपर कसी हुई है। तो वो डायरेक्टली एस्की के लिए वो एक्चुअली मुश्किल इशू नहीं है, क्योंकि वो गाइडलाइंस इन प्लेस ऑलरेडी हैं। उसको एक तरह से बस मोल्ड करके, मॉडिफाई करके इसमें वो बड़ी आसानी से वो एडजस्ट हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर क्रिप्टो एड्स पर नकेल कसने के लिए एससीआई के गाइडलाइंस का इंतजार है, लेकिन एक बात तो तय है कि अब कोई और भ्रामक विज्ञापन कम से कम क्रिप्टो करेंसी को लेकर आप नहीं देखेंगे। जिस तरह की सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स है उस पर भी जल्द नकेल कसने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।